कैटेगरीज बताई गई है। तो यहाँ पे लिखने का मकसद ये होता है, थ्री कैटेगरीज का मतलब डायरेक्ट इसी तरह से सवाल आता है टेस्ट में कि स्केलेटल सिस्टम की कितनी डिसऑर्डर्स की कितनी कैटेगरीज है। जैसे एक नंबर वन, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसे कंजेनाइटल कहते हैं। कंजेनाइटल एक जनरल टर्म है, इसका मतलब होता है बाई बर्थ। जैसे इंसान पैदा होता है उसके साथ साथ वो डिसऑर्डर साथ होता है। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे यकीनन थोड़ी सी एज बढ़ती है, आगे कोई ना कोई किसी रीजन से डिसऑर्डर मिल जाता है। पर कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं इंसान को पैदाइशी उसके साथ साथ होते हैं, जिनकी ओरिजिन होती है जेनेटिक ओरिजिन होती है, जीन्स होते हैं। और जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। जेनेटिक डिसऑर्डर उसके साथ साथ है, तो ऐसे डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं जेनेटिक और कंजेनाइटल, जिसके अंदर थ्री डिसऑर्डर्स को हमारे बुक के अंदर डिस्कस किया गया है। एक जैसे माइक्रोसेफेली, माइक्रोलस की मीनिंग ये है, सेफेलोलस की मीनिंग हेड है। हेड का जो प्रोपोर्शन होता है, नॉर्मल प्रोपोर्शन जो बच्चे होते हैं उनसे जरा कम होता है। ये जस्ट हेड का नहीं हुआ है, बिकॉज इसके अंदर ब्रेन होता है, सेरिब्रल कार्टेक्स का पोर्शन ज्यादा होता है। पर क्योंकि ये इनका स्केलेटन नैरो कंप्रेस्ड है, छोटी साइज है, तो यकीनन उसकी जो ब्रेन की जो डेवलपमेंट, ब्रेन की ग्रोथ होगी उसमें होगा। और इस तरह से क्या होगा कि ऐसे मेंटली रिटार्डेड पर्सन होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया था, खास तौर पे जैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है उसकी डिजनरेशन नॉर्मल शुरू होता है, और ब्रेन बोन्स, दो बोन्स होती है एक दूसरे के करीब आ जाएगी, उनकी वियरिंग होगी, क्लियरिंग होगी, और एक सीवियर किस्म की आर्थराइटिस होगी, जैसे ओस्टियो आर्थराइटिस। जैसे आर्थराइटिस के जनरल टर्म है, आर्थरो लफ्ज की मीनिंग ही होती है ज्वाइंट। हियर देयर इज आर्थरो यू मीन ज्वाइंट। आर्थराइटिस, आइटिस, टाइटिस, ऐसे डिसऑर्डर्स के लफ्ज होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो गए। तो जो टिपिकल कोई भी अगर ज्वाइंट होता है उसके अंदर ऐसी कंडीशन होती है, जनरली तो उससे आर्थराइटिस कहते हैं। 100 से भी ज्यादा साइंटिस्ट जैसे मेडिकल में उसके अंदर टाइप्स है, पर वन ऑफ देम इज ओस्टियोआर्थराइटिस। इसकी जेनेटिक ओरिजिन है, फैमिली टेंडेंसी से होती है, एक फैमिली से दूसरी फैमिली में इनहेरिट होता रहता है ये डिसऑर्डर। तो उससे ओस्टियोआर्थराइटिस के इलस्ट्रेशन में देखेंगे। क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट, जैसे कुछ ऐसी फैमिलीज होती है उनके अंदर ऐसा जीन होता है, खासतौर पे कजन मैरिज में ज्यादा होगी, तो अपर बाई बर्थ उस बच्चे अपर लिप में भी कट होता है। पहली टाइम बोन होती है, जैसे रूफ ऑफ जैसे बकल कैविटी, पहले टाइम उसके अंदर भी स्प्लिट होता है, उसके अंदर भी कट होता है। जैसे अक्सर आप इसी मौसम में आप देखते हैं एडवर्टाइज वगैरह में कि जो फ्री उनकी क्लिनिक्स लगते हैं, सर्जरी होती है, और देन जो है उनको करेक्ट किया जाता है एस्थेटिकली, खूबसूरती के लिए। अदरवाइज जो बच्चे जो है उनकी इतनी ज्यादा खूबसूरती नजर नहीं आएगी, तो उनको जो है ये लिप डायरेक्टली जैसे मीन्स आपको नजर आएगा कि ये फटा हुआ है। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें जैसे पहले चाइल्ड बोर्न होगी उसमें पहले होगा, ये भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो पहले हम इन तीनों को देखते हैं कि किस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है। जैसे ये माइक्रोसिफली एक ऐसा बच्चा जिसका जन्म हुआ है, उसका जो हेड, ये स्कल या हेड का प्रोपोर्शन है कि कम है, बिकॉज जो नॉर्मल ये होना था, नॉर्मल अगर साइज इसकी कंपेयर किया जाए तो ये नॉर्मल बच्चा है। और इसी तरह से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसके हेड का प्रोपोर्शन जैसे ये बहुत ही कम है। तो बिकॉज इसमें आगे के बाद रिजल्ट ये होगा कि ये ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगी, और देन ये आगे मेंटली रिटार्डेड पर्सन होगा। इसे हम कहेंगे माइक्रोसेफेलिक। मीन्स उनकी एज भी बड़ी होती है, बड़ी एज के होते हैं, मैच्योर भी होते हैं, पर उनकी जो हमेशा के लिए जो उनकी मेंटल डेवलपमेंट होगी वो इतनी प्रॉपर नहीं होगी। इसे कहेंगे माइक्रोसेफेलिक। और इसे क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट। जैसे आप देखिए नॉर्मल बच्चा है तो उसके पैलेट और लिप, जैसे अपर लिप के अंदर भी कट होगा, और ये पैलेटाइन बोन है उसके अंदर भी कट हो सकता है। कट हो सकता है तो देन क्या होगा, यकीनन जो एक ऐसी एक खूबसूरती के हवाले से उसमें जो है एक प्रॉपर लाइक नहीं है। और प्लस एक नॉर्मल बॉडी इंसान जो होनी चाहिए उसमें जैसे आप कहेंगे कि डिसऑर्डर है, बिकॉज लिप तो प्रॉपर होनी चाहिए,
ये पहली साइड बोन है वो भी एक होनी चाहिए, उसमें स्प्लिट नहीं होनी चाहिए, फिर उसमें तो इसको करेक्ट किया जा सकता है थ्रू सर्जरी, पर ये होता बाई बर्थ है कंजेनाइटल डिसऑर्डर, अक्सर कजन मैरिजेस की वजह से होता है। ओस्टियोआर्थराइटिस जैसे आर्थराइटिस का एक टाइप है, जिसे हमने पहले कल भी डिस्कस किया था। जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस होगी तो यकीनन जैसे कार्टिलेज होगा ये थिन हो जाएगा और ये दो बोन्स आपस में जैसे टकरा जाएंगी, और यहाँ पे जो है ज्वाइंट के अंदर इन्फ्लेमेशन, पेन, स्वेलिंग, और पर्सन क्रिपल्ड हो जाएगा, यानी डिसेबल हो जाएगा, चलने फिरने में जो उनको परेशानी होगी, किसी सपोर्ट की, सहारे की, इवन दूसरे पर्सन की, या इवन चल नहीं सकते हैं, देन जो है वो उनको व्हील चेयर पे लोग आपने देखा होगा कैरी कर रहे होते एक जगह से दूसरी जगह तक, तो यानी उनकी बॉडी के अंदर खुद से चलने की एबिलिटी देन वो नहीं रहती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं लाइक ओस्टियो आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस शॉर्ट फॉर्म में ओए भी कहते हैं। degenerative joint disease that results from the breakdown of joint cartilage, और ज्वाइंट कार्टिलेज कौन सा होता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, जो बोन्स की सरफेस पे होता करने में पड़ा था, एंड अंडरलाइंग बोन जब कार्टिलेज जैसे टूट जाएगा, नहीं रहेगा, तो अंडरलाइन दोनों सरफेसेस जो होंगी बोन्स की वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और अनदर टाइप की कंडीशन होती है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड ओस्टियोआर्थराइटिस। और दूसरी कैटेगरी जैसे है, दूसरी कैटेगरी है हार्मोनल जैसे डिसऑर्डर की, उसमें एक ही जैसे कंडीशन हमारे बुक में दी है ओस्टियोपोरोसिस, वेयर देयर इज ओस्टियो यू मीन बोन, पोरोसिस रेफर्स टू पोरस, जब बोन्स जो है वो पोरस हो जाती है, स्पंजी हो जाती है, जैसे नॉर्मली जैसे जब मैच्योर एडल्ट या यंग स्टेज में होती है तो बोन जो है बहुत ही अंदर हार्ड होती है, कॉम्पैक्ट होती है, पर जैसे ही खास तौर पे औरतों के अंदर 40 या 50 ईयर्स 40 ईयर क्रॉस करते हैं तो रेस्पॉन्सिबल ईस्ट्रोजन हार्मोन है, ईस्ट्रोजन हार्मोन से क्या होगा, देन अंदर जो बोन्स है वो सारी खोखली हो जाएगी। ऐसे जिस तरह से अगर हम एक दरवाजे घुटन में जैसे डोर का एग्जांपल है, जिसको अंदर जैसे कुछ टर्माइट या दीमक वगैरह कुछ और इंसेक्ट वगैरह उनको खा जाए, बाहर शक्ल में दरवाजा नजर आ रहा है, अंदर कुछ खोखला होता है, आप एक थोड़ा सा धक्का देंगे तब वो टूट सकता है। बिल्कुल इसी तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर भी जब बोन्स ऐसी पोरस हो जाती है तो कई ऐसे मीन्स इंसान में जिंदगी में कोई ऐसे पॉइंट ऐसी सिचुएशन होती है, थोड़ा भी धक्का लगे गिर जाए तो फिर देर आसानी से बोन ब्रेक हो सकती है। जैसे आपकी एज है, यंग एज है, आप इस तरह से गेम भी खेलते हैं, गाड़ी भी लगाते हैं, दौड़ते हैं, गिरते भी हैं, पर आपकी बोन को इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर यही छोटा सा अगर धक्का कोई लग जाए किसी ओल्ड एज पर्सन को जिसकी एज 40 प्लस हो, लेकिन उनकी बोन्स अंदर वीक होती है और आसानी थोड़े से फिजिकल प्रेशर से भी जैसे ट्रॉमा से कोई उनकी जो बोन ब्रेक हो सकती है, वाई अंदर उनकी बोन्स जो है खोखली होती है, इनको इतनी ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलती, इतनी हार्ड नहीं होती, कॉम्पैक्ट होती है। रीजन क्या है? जैसे ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है विनित के अंदर, बिकॉज हार्मोनल आगे बैलेंस जैसे नहीं रहता, जैसे ये कंडीशन, जैसे एक डार्बल बोन को हम देखेंगे, डार्बल बोन मैट्रिक्स है, आप देखें छोटे छोटे पोर्स इतनी बड़ी नहीं, पर जैसे ओस्टियोपोरोसिस हो जाती है तो अंदर ये खोखली हो जाती है। क्यों हो जाती है? बिकॉज ईस्ट्रोजन सिक्रीशन फॉल्स, फॉल्स का मतलब है कम हो जाता है, बोन बिकम पोरस थिन एंड वीक, और इस तरह से ये ऐसी बोन जो है पोरस भी बन जाएगी, थिन भी होगी और वीक होगी, फिर क्या होगा, इजीली ब्रेक। ठीक है, किसमें कौन कौन सा रीजन है जो ब्रेक हो सकता है? हिप बोन, जैसे गिरते हैं तो सबसे पहले जैसे हमारे जो ये पेल्विक गिर्डल वाला रीजन है वही पहले टच होता है जमीन पे, उस पे पूरी बॉडी का जैसे एक प्रेशर आया तो हिप बोन की ब्रेक होने के चांसेस होते हैं। खासतौर पे आपने जैसे क्यूबिक सिम्फाइसिस के साथ साथ इस तरह से जो है वो इतना ज्यादा उनमें प्रेशर आएगा तो इनकी ब्रेक किसी जगह पे हो सकती है। या वर्टिब्री विकास, जैसे गिरता है इंसान को, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है, यहाँ पे भी कोई कोई डैमेज हो सकता है। रिस्ट बोन, जैसे हम गिरते हैं ऐसे जैसे हाथ देने की कोशिश करते हैं, पूरी बॉडी का वजन इन्हीं कार्पल्स पे आता है, इन्हीं कार्पल्स पे आता है, तो ये रिस्ट बोन है। इसी तरह से जो इनकी जो फ्रैक्चर्स होते रहते हैं ऐसे ओल्ड एज पर्सन में। बाकी अगर आप छोटे बच्चे यंग एज या उसमें आप देखें गिरे बच्चे तो उसमें जो इनकी बोन इतनी नहीं टूटती है जितनी जो है बड़े लाइक एज के लोगों में जो बोन्स की ब्रेकेज फ्रैक्चर होता है, बिकॉज आप एक एजिंग कंडीशन के अंदर इनमें ओस्टियोपोरोसिस होता है। ओस्टियो लफ्ज की मीनिंग जैसे आपने नोट की, बोन एंड पोरोसिस रेफर्स टू
पोरस बोन, जब पोरस अंदर खोखली हो जाती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ओस्टियोपोरोसिस कहेंगे। दिस इज कॉल्ड ओस्टियोपोरोसिस। एक तीसरी कंडीशन है जो हमने पहले डिस्कस की थी, रिकेट्स, जो आपको पता है रिकेट्स विटामिन डी की कमी है, उसकी वजह से बोन्स जैसे ये नॉर्मल जो पोस्चर है पर्सन की, जैसे नॉर्मल बोन्स है, पर जैसे विटामिन डी की कमी होगी तो बोन्स जो है उसमें किन चीज की कमी होगी, यानी कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस है वो प्रॉपर नहीं होगा, ओसिफिकेशन प्रॉपर नहीं बन जाएगी। इस वजह से क्या होगी, बोन्स वीक होंगे, बॉडी का वजन जो उसमें बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं होगी, बोन्स की शेप क्या होगी, बो शेप हो जाएगी। डिफरेंट एंगल्स पे ऐसे जब बॉडी का प्रेशर आता है तो ओवरऑल स्केलेटन डिफॉर्म हो जाता है, उसका एक नॉर्मल स्केलेटन होता है वो नहीं रहता। जैसे अगर इस जगह पे जो अगर ज्यादा प्रेशर आया तो ये बोन्स जो है उनकी जो डिफॉर्मेशन जो हो जाती है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड रिकेट्स। ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे रिकेट्स कहेंगे। इलस्ट्रेशन के जरिए तो आप देख रहे हैं, पर थोड़ी सी पॉइंट्स होती हैं वो भी उनको याद करनी होती है, बिकॉज अल्टीमेटली टेस्ट के अंदर जैसे टेस्ट है या कोई भी है उसमें थ्योरी भी जरूरी होती है। तो बुक के हवाले से अगर आप देखें तो ये माल न्यूट्रिशन की वजह से, जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा होगा कि एक प्रॉपर न्यूट्रिशन होती है, अगर वो नहीं है किन्हीं भी किसी भी किस्म के न्यूट्रिएंट्स की कमी, जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे जो वार जोन होते हैं वहां पे लोगों को जो प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चों को नहीं मिलती है, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती है, या जहाँ पे फेमाइन होता है, कहत होता है, उन इलाकों के अंदर जैसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होती है, या जिस तरह से जहाँ पे जो पुअर एरियाज पुअर लोग हैं जहाँ दुनिया के अंदर रहते हैं उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होती है, जिससे जिंदा तो रहते हैं बिल्कुल, उनको बेसिक जो नीड है खाना तो मिल रहा है, पर न्यूट्रिएंट भी प्रॉपर अगर ना हो तो यकीनन उसकी जो है काफी सारी डिजीज का वो आगे सबब बन सकता है। हमने जैसे पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, इसी तरह से अगर विटामिन डी की कमी होगी, विटामिन डी की, तो इस तरह से डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, रिजल्ट क्या होगा, सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्केलेटन है उसमें डिस्टॉर्शन होगी, यानी प्रॉपर एक स्केलेटन डेवलप नहीं होगा। और खास तौर पे कौन सा रीजन, जैसे पेल्विस एंड लेग रीजन, और ऐसे चिल्ड्रेन होंगे उनकी लेग्स की क्या शेप होगी, वो शेप होगी। तो इसकी एक कंटिन्यूटी है, जैसे आप एक लफ्ज आप थोड़ा सा नोट करें और देन आगे चेन ऑफ आंसर्स आपको मिलती जाएगी। जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगा क्या, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वो ओसिफिकेशन का प्रॉपर अमल नहीं होगा, बोन्स सॉफ्ट हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, उनमें वजन अपनी बॉडी का वजन बर्दाश्त करने की उनमें सलाह का वजन आ रहा है, जाहिर उनकी लेग्स की जो शेप देखा होगा, कई ऐसे लोग होते हैं जिनकी जैसे लेग्स इस पैटर्न में होते हैं, वाई बिकॉज एहसास नहीं होता है एक्चुअली जो है ना, माल न्यूट्रिशन एक ऐसी कंडीशन है जब हो रही होती है ना तो आप किसी को बता ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ इतनी जो है मेडिकल अवेयरनेस नहीं होती है। जैसे खाना खाना क्या खाया, कुछ नहीं, पेट भर गया, भूख है, अगर नहीं होगी तो आगे चलती इंसान भूख की वजह से जैसे ऐसे डायरेक्टली मर तो नहीं जाएगा, नहीं मिला तो मर तो नहीं जाएगा, पर उसकी इम्पैक्ट या असर जो होगी वो आगे चल के किसी न किसी डिसऑर्डर की सूरत में आते हैं। आगे चल के अभी जैसे आपने देखा प्लस आई थी, लोग रोड पे आ गए थे, डेली लोगों को जैसे लोग जैसे कहना नहीं चाहिए बट वो उसको फूड की सप्लाई जो खास तौर पे इजी वे होता है बिरयानी, तो बिरयानी खिला रहे थे पर उनको दूसरी न्यूट्रिएंट्स वो नहीं मिल रहे थे, प्रोटीन नहीं मिल रहे थे, तो ऐसे बच्चे या पर्सन वीक भी हो जाते हैं। डाइट एक प्रॉपर होनी चाहिए जिसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे तो बॉडी के लिए वो बेहतर होता है, कोई उसमें जैसे न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं होता है। पास हो, आपने याद करना है माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी। उसके बाद कुछ और भी डिसऑर्डर्स हैं जो स्केलेटल सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें वन ऑफ देम इज डिस्क सिल्पर। एक है डिस्क सिल्प। सबसे पहले आप जैसे हमने कल परसों भी शायद कल या डिस्कस किया था कि डिस्क सिल्प क्या होती है, जिसे आमतौर पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं, कार्टिलेज का एक पैड होता है, जितनी भी वर्टिब्री है उनके दरमियान एक कार्टिलेज का पैड होता है, डिस्क शेप होती है, उसे हम कहते हैं डिस्क सिल्प। सिल्प की मीनिंग होती है जो अपनी जगह ओरिजिनल उससे निकल जाए, फिसल जाए, अपनी जगह छोड़ दे, उसे हम कहते हैं सिल्प कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सिल्प, डिस्क सिल्प। इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रॉपर जगह पे मौजूद है, अगर वो डिस्क अपनी प्लेस ओरिजिनल प्लेस से हट जाए
किसी रीजन की वजह से, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क सिल्प। उसका असर क्या होगा देन, जैसे आपको पता है वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या होता है, ओवरऑल प्रोटेक्शन है किस चीज की, स्पाइनल कॉर्ड की। वहां से क्या निकल रहा है, स्पाइनल नर्व्स निकल रहा है। अगर डिस्क अपनी जगह छोड़ जाए तो यकीनन सराउंडिंग क्या होगी, नर्व्स होंगी, उनको जाके प्रेस करेगी। प्रेस करेगी तो वो नर्व आगे जिस भी पार्ट को जैसे इनर्वेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं, तो उनके अंदर जैसे वो फीलिंग होगी पेन की, और वो वहां पे जो है जैसे प्रॉपर मैसेजेस जाए या ना जाए, इस तरह से उनकी डिस्टरबेंस हो जाती है। तो जैसे ये एक नॉर्मल, जैसे एक वर्टिब्री, उसके अंदर नॉर्मल जो पोजीशन है इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, जैसे आपने कल भी जैसे आपने देखा था कि उसके दो पार्ट होते हैं। एक डिस्क एनुलस, इसमें जो है ना कई लेयर्स हैं, किसके, एक लेयर नहीं, मेनी लेयर्स है, वन आफ्टर अनदर कॉन्सिक्यूटिव लेयर्स हैं, किसके होते हैं, कोलेजन फाइबर के। और इसकी वजह से क्या होता है, इनकी वजह से ये एक वर्टिब्री से अटैच है, और यहाँ भी यकीनन दूसरी वर्टिब्री भी उसके साथ अटैच है, पर उसका जो सेंट्रल पार्ट होता है वो जेली जैसा होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस कहते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसस। तो आप देखिए किसी इंजरी की वजह से, किसी रीजन की वजह से, तो देन ये जो जेली जैसा पार्ट है ये निकल के कहाँ पे टच हो रहा है, ये नर्व, जो कोई भी नर्व रूट होगी, जैसे ये रेड कलर है, रेड कलर पेन के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, जैसे ये नॉर्मल नर्व थी, आप देखिए नॉर्मल नर्व थी, इसको जैसे लाइक कोई भी प्रेसिंग वगैरह नहीं हो रही थी, इन्हीं को तो प्रोटेक्ट करना होता है, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स को तो प्रोटेक्ट करना होता है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 26 बोन्स हैं, पर कहीं कहीं भी एक दूसरे में जैसे वर्टिब्री जो है बीच में नर्व्स भी निकल रही है, प्रेसिंग नहीं होती है। प्रेसिंग तब होती है जब ये डिस्क सिल्क का मतलब, जैसे ये नॉर्मल नर्व आपने देखा, ये नॉर्मल नर्व, पर यहाँ पे जैसे डिस्क सिल्क हुई तो एक प्रोट्रूजन, जैसे जो पॉइंट्स निकल दिए इमर्ज होती है, तो इसे कहते हैं प्रोट्रूजन। प्रोट्रूजन, दिस इज कॉल्ड प्रोट्रूजन। कोई भी जो ओरिजिनल नॉर्मल प्लेस से बाहर जो पॉइंट निकलती है उसे कहते हैं प्रोट्रूजन। इंग्लिश का वर्ड है प्रोट्रूड, उससे ये निकला है प्रोट्रूजन। जैसे ही प्रोट्रूजन होती है तो वो प्रेस किसको कर रही है, जैसे आपने स्पाइनल को, जाहिर है जब वो नर्व देन आगे जिस भी पार्ट को इनरवेट करेगी, कंट्रोल करेगी, उन्हीं पार्ट्स में देन जो है पेन की फीलिंग, और पर्सन इमोबाइल भी हो जाता है। इमोबाइल की मीनिंग है घूमने फिरने की, उसमें देन जो सलाहियत भी जैसे कम हो जाती है, बेड पे आ जाते हैं, जब तक ये करेक्ट ना हो। और इसका डायरेक्टली कोई इलाज भी नहीं है, बिकॉज जब ये स्पाइनल कार्ड नर्व्स इनमें इंटरफेरेंस होती है, तो जिस तरह से 90% से ज्यादा चांसेस होते हैं और डैमेज हो जाए, तो इस वजह से कोई दूसरे तरीके से डॉक्टर साहबान कहते हैं आप रेस्ट करें, हार्ड बोर्ड पे रेस्ट करें महीनों तक, और देन जाके कुछ वापस अपनी पोजीशन पे आ सकती है। ठीक है, सीवियर केसेस में तो मे भी जैसे लाइक सर्जरी की जरूरत हो, अदरवाइज कहते हैं हार्ड बोर्ड पे भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल सकता है। एक नया लफ्ज आप सीखेंगे, हर्निएटेड डिस्क। हर्निया एक जनरल लफ्ज है जिसकी मीनिंग होती है जो नॉर्मल पोजीशन से कोई चीज निकल जाए, जगह छोड़े, तो उसे हम कहेंगे हर्निया। हर्निएटेड डिस्क यानी डिस्क अपनी जगह नॉर्मल पोजीशन छोड़ चुकी है, तो दिस इज कॉल्ड हर्निएटेड डिस्क। हर्निया कंडीशन इज कॉल्ड हर्निया। नॉर्मल जगह छोड़ जाए तो उसे हम कहते हैं सिल्प भी कहते हैं, तो सो दिस इज कॉल्ड डिस्क सिल्प, इस वजह से इसे डिस्क सिल्प भी कहते हैं। हर्निएटेड डिस्क और डिस्क सिल्प भी कहते हैं, हर्निएटेड डिस्क और डिस्क सिल्प भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे कि जैसे ये वर्टिब्रल कॉलम है, ह्यूमन बीइंग के हवाले से देखेंगे, वर्टिब्रल कॉलम है किसी भी रीजन के अंदर, जैसे आप देखिए दो वर्टिब्री कंसेक्यूटिव वर्टिब्री, जैसे वर्टिब्री एक है, ये दूसरी वर्टिब्री, इनके दरमियान ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क मौजूद है। ये नॉर्मल पोजीशन में है तो नर्व प्रेस नहीं हो रही है, पर यहाँ पे आप देखें जब ये डिस्क स्लिप हो गया तो इसका जो प्रेशर है वो यहाँ से नर्व जो इमेज ओरिजिन होगी यहाँ पे, तो उसको ये प्रेस करिए तो इसी रीजन के अंदर जो सीवियर किस्म का पेन होता है। आगे इसमें एक और भी कंडीशन है, खासतौर पे जब स्पाइनल नर्व्स और जो सर्वाइकल रीजन से जो है प्रेस होगी तो उसे स्पंडाइलोसिस भी कहते हैं। स्पंडाइलोसिस नेक रीजन की, इसी तरह से नेक रीजन में प्रेसिंग हो। तो होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा कि ये कौन सा डिसऑर्डर है। ठीक है ना, तो कौन सा डिसऑर्डर, पॉइंट्स इसमें कम है, इसमें हम एनीवे फिर भी देखते हैं कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती क्या है, ये शार्प एब्जॉर्बर है, आपको पता है कहाँ पे मौजूद है, बिटवीन सक्सेसिव वर्टिब्री। सक्सेसिव वर्टिब्री की मीनिंग होती है एक वर्टिब्री, दूसरी वर्टिब्री, तीसरी वर्टिब्री, तो उनके दरमियान जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है।
तो उनके दरमियान जो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, सक्सेसिव वर्टिब्रल, उनके दरमियान इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, आईवीडी चार्ट फॉर्म में जिसे कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक है, तो प्रेजेंट बिटवीन सक्सेसिव वर्टिब्रल दे प्रोवाइड मोबिलिटी टू वर्टिब्रल एंड एक्ट एज अ सेफ्टी डिवाइस। मोबिलिटी कैसे, कल का आप टॉपिक ध्यान में रखें, ग्लाइडिंग जो है, ग्लाइडिंग जो है, gliding joint. Our vertebral column is flexible because of this safety device intervertebral disc. थोड़ी सी जो उसमें मूवमेंट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मोबिलिटी टू वर्टिब्रे एंड एक्ट एज अ सेफ्टी डिवाइस टू अवॉइड द ग्राइंडिंग। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करें कि ये अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये दोनों वर्टिब्रे एक दूसरे के करीब आएंगे, ग्राइंड करना शुरू कर देंगे, बीच में नर्व आएगी तो वो तो वैसे ही प्रेस हो जाएगी, पर वर्टिब्रे इस तरह से hence wearing of the successive vertebrae। अब ये डिस्क सेल की जैसे लाइक जो पॉइंट्स हैं कि इनर कुशन लाइक पोर्शन होता है, उसे वो सॉफ्ट भी होता है, जेली लाइक होता है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, जैसे हम कहते हैं इनर पोर्शन, न्यूक्लियस पल्पोरस पल्पोसस। जैसे हमारे बुक के अंदर ये ड्रम नहीं है, आप याद नहीं करेंगे, पर हमारे एसटीवी बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन जैसे मौजूद है कि इनर पार्ट जो होता है वो सॉफ्ट होता है, जेली जैसा होता है, और आउटर रिंग है फाइब्रस, वो सेवरल लेयर्स है। आप देखिए बहुत ही ज्यादा इनकी लेयर्स है, और किसकी बनी होगी, कोलेजन फाइब्रस की होगी। तो इनका काम क्या होगा, आउटर लेयर का काम होगा दो वर्टिब्री को आपस में जैसे होल्ड करना, अटैच करना। जैसे ये आउटर फाइबर है, एक इस वर्टिब्री को होल्ड कर रहा है और इस तरह से ये इस वर्टिब्री को होल्ड कर रहा है, अटैचमेंट हो रही है। आउटर रिंग जो फाइब्रस है, several layers of cartilage made up of collagen is strong and holds the successive vertebrae together। तो अगर इसके अंदर जो अपनी जगह छोड़ जाए, स्लिप हो जाए, तो यकीनन आपने देखा कि उसका जो प्रेशर होगा वहां से जो नर्व ओरिजिन होती है, जिसकी ओरिजिनेशन होती है, उसको जाके प्रेस करेंगे, सीवियर किस्म का फिर कोई जैसे इलाज नहीं, जैसे बेड रेस्ट की जरूरत होती है। If unfortunately due to the physical trauma एक जनरल लफ्ज है जिसकी मीनिंग है ये कोई हादसा होता है, गिर जाते हैं, जैसे चोट जोरदार लगती है, the cartilage ring of the disc ruptures and displaces and condition is called disc। तो ये देखें, ये रप्चर हुई है और रप्चर होने के बाद ये नर्व को प्रेस कर रही है आगे। प्रोट्रूजन प्रेसेस अपॉन द स्पाइनल नर्व। प्रोट्रूजन किसे कहते हैं, जो बाहर निकलने वाला, जो नर्व पोजीशन से बाहर निकलने वाली जो पॉइंट होती है उसे प्रोट्रूजन। और इस तरह से क्या होगा, सीवियर पेन भी होगा, इनेबिलिटी टू मूव होगी, रिपेयर किया है, प्रोलॉन्ग रेस्ट ऑन हार्ड बेड और पेन किलर वगैरह डॉक्टर। तो इस तरह से कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, जस्ट छोटी सी पॉइंट है, छोटी सी पॉइंट है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट आते हैं स्पॉन्डाइलोसिस आते हैं। स्पॉन्डाइलोसिस जैसे आपने देखा कि हमारा जितना वर्टिब्रल कॉलम होता है उनके अंदर आपको ये जो जैसे ब्लू कलर की जो पॉइंट्स नजर आ रही है, ये सारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। अगर ऐसी इंटरवर्टिब्रल डिस्क नेक रीजन की वहां पे जैसे स्लिप हो जाए और नेक रीजन की नर्व जो प्रेस हो, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोसिस। तो डीजनरेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम फ्रॉम एनी कॉज, किसी रीजन की वजह से अगर हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसमें डीजनरेशन हो जाए तो फिर क्या हो सकता है, इसे हम कहते हैं स्पाइनल ओस्टियोआर्थराइटिस। और इसके रीजन काफी सारे होते हैं, जिसमें एक एजिंग रिलेटेड वियर टियर भी होती है, जैसे खासतौर पे ट्रॉमा इंजरी भी हो सकती है, पर एजिंग में अक्सर होता रहता है। जैसे नेक रीजन के अंदर आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं बेल्ट बांधा होता है, वो कॉलर बांधा होता है, और इसका काम होता है कि जैसे प्रेशर देना ताकि ये जो दो वर्टिब्री है एक दूसरे से थोड़े सेपरेट अलग हो जाए और उसके दरमियान जो नर्व निकल रही है उसको थोड़ा सा रिलैक्स मिले ताकि वो प्रेसिंग उनकी ना हो। वो कंडीशन होती है स्पॉन्डाइलोसिस। जैसे ये नेक रीजन है, नेक रीजन की सर्वाइकल वर्टिब्री, और सर्वाइकल वर्टिब्री में जैसे आप देख रहे हैं कि नर्व्स होती है, अगर ये नर्व्स वर्टिब्री एक दूसरे के करीब आ जाए या वियर एंड टियर हो तो ये नर्व प्रेस हो सकती है, प्रेस हो सकती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोसिस। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्पॉन्डाइलोसिस। जैसे नेक रीजन है, नेक रीजन की ये जो वर्टिब्री है अगर डीजनरेशन होगी तो ये नर्व जैसे ये प्रेस होगी, आप अच्छी इलस्ट्रेशन दे देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्डाइलोसिस। उस कंडीशन को हम कहते हैं स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। ठीक है, ये नेक रीजन, सर्वाइकल वर्टिब्री, और सर्वाइकल वर्टिब्री के हवाले से अगर इनकी प्रेसिंग हो, जैसे ये नॉर्मल है
नॉर्मल जैसे ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क पड़ी है, पर आप इस जगह भी देखें, ये नॉर्मल इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, पर ये डिस्क किसी रीजन की वजह से, जैसे यकीनन जैसे थोड़ी सी सिल्क हुई है तो नर्व्स को बल्जिंग डिस्क, बल्जिंग या प्रोट्रूडिंग, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। बल्ज की मीनिंग होती है जो बाहर निकलने वाला हिस्सा होता है, उसे हम कहते हैं बल्जिंग, बाहर निकला हुआ ओरिजिनल प्लेस। जैसे ये बोन की जो है फाइट्स है उनके दरमियान पड़ी है, पर ये जो जैसे डिस्क सिल्क हो जाए तो फिर यकीनन क्या होगा, यहाँ की नर्व्स होगी वो प्लेस हो जाएंगी, जैसे नैरोड डिस्क स्पेस है तो जाहिर है उसके बाद ये डिस्क स्पेस जैसे नैरो हो गया तो यकीनन प्लेसिंग होगी, और इस कंडीशन को हम कहते हैं spondylosis is a deformity of the joint of the two vertebrae। कौन सी vertebrae? नेक रीजन की सर्वाइकल, और उनके दरमियान स्पेस क्या होगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो क्या होगा, नर्व प्रेस होगी, results in the pressing upon the nerves emerging from the spinal cord, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, सीवियर पेन होगा। तो जैसे नर्व के अंदर जैसे लाइक नेक रीजन की नर्व से अंदर प्रेस होगी तो नेक नहीं मुतासर होगा, बिकॉज आगे जो आर्म होगी और फेस का रीजन होगा, ओवरऑल बहुत ही पेनफुल कंडीशन डेवलप हो जाती है। बैक में भी पेन होता है, तो जाहिर जब पेनफुल कंडीशन होती है तो बाकी भी चीजें नहीं चलती आगे। तो नेक है, शोल्डर है, अपर लिम्ब है, इन सब के अंदर जो है पेन इमर्ज होता रहता है। कोई इलाज नहीं, जैसे घाड़े की तो पेन किलर है, बट सर्जरी हो तो लेकर पता नहीं सक्सेस नहीं, हमेशा जो है लाइक जैसे जो नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो सर्जरी होती है उनमें रिस्क बहुत बड़ा होता है, बिकॉज नर्व टिश्यू एक बार अगर डैमेज हो जाए तो उसकी रिपेयर कभी नहीं होती है। तो इस वजह से डॉक्टर साहिबान भी अल्टरनेटिव कोशिश करते हैं कि कोई और तरीका हो, इंटरवेंशन उसकी ना हो। दरअसल तो एक वियरिंग हार्ड कॉलर अराउंड द नेक, और इस वजह से प्रेशर होगा, इसकी वजह से जो सक्सेस वर्टिब्री एक दूसरे से अलग होगी और प्रेशर रिलीज होगा। इस तरह का एक थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है जिसके जरिए जो सक्सेस वर्टिब्री है उनको अलग किया जा सकता है ताकि उसकी जो प्रेशर जो कम हो। स्पंडाइलोसिस, ठीक है, स्पंडाइलोसिस के हवाले से जैसे हम देखेंगे कि स्पंडाइलोसिस काफी डिस्कस किया है, थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है ना। स्पंडाइलोसिस नेक्स्ट है आर्थराइटिस। आर्थरो लफ्ज की मीनिंग ही जैसे होती है ज्वाइंट, यू नो वेरी वेल, आर्थरो लफ्ज की मीनिंग ही होती है ज्वाइंट होती है। जो काफी मरतबा आपने जैसे पढ़ा है कि जो दो बोन्स होती है उनका एंड जो होता है उसके कार्टिलेज होता है, उसका नेम होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। हाइलिन का टाइप होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, कार्टिलेज को से आर्टिकुलर, आर्टिकुलर आर्टिकुलेशन के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। आर्टिकुलेशन क्या है, ज्वाइंट है, तो ज्वाइंट का दायरा दो बोन्स है, तो हर एक बोन की एंड पे जो कार्टिलेज होता है उसे हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। ज्वाइंट्स बिकम सवाल है, यानी इसकी कंडीशन है कि जब आर्थराइटिस होगी तो क्या क्या होगा, स्वेलिंग होगी। ऐसे लोग जिनके अंदर आर्थराइटिस होती है, खास तौर पे आपने अगर नी ज्वाइंट देखी होगी, उनकी बहुत ज्यादा उनके अंदर स्वेलिंग होती है। हम ये समझते हैं ये इनमें जो है ये थोड़ा मोटापा होगा, पर एक्चुअली उसके अंदर जो बहुत ज्यादा स्वेलिंग होती है, कंडीशन पेनफुल शदीद किस्म का दर्द होगा। अगर पेन किलर ज्यादा खाते हैं तो बड़ी एज के अंदर उनके भी अलग साइड इफेक्ट होते हैं, वेरी पेनफुल कंडीशन होती है, वेरी पेनफुल कंडीशन होती है। और इमूवेबल, इमूवेबल जाहिर है जब इतना सीवियर पेन होगा तो जैसे आप तो ऐसे दौड़ते हैं, चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, इस वक्त कोई एहसास नहीं है। जब एजिंग होती है, एजिड पर्सन होते हैं तो आपको पता है या तो उनको व्हील चेयर पे लोग लेके जा रहे होते हैं या सपोर्ट देके लेके जा रहे होते हैं या बहुत स्लो चलते हैं, तो फिर छड़ी वगैरह होती है, ये सब चीजें जो है आप देखते रहते हैं। रीजन क्या है, एक रीजन है हेरिडिटी, इससे थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जेनेटिक बेसिस है, कंजेनाइटल बाय बर्थ है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, इंजरी भी हो सकती है, एजिंग है। तो ये क्वेश्चन जरा इंपॉर्टेंट होता है, तो वाई आर्थराइटिस उसकी रीजन क्या होते हैं, तो आपने इन्हें नोट करना है कि आर्थराइटिस की ये रीजन है, ठीक है ना। और स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल कार्टिलेज बिटवीन बोन्स ऑफ जॉइंट इज डीनेचर्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम व्हिच मेक्स कार्टिलेज हार्ड। आपने कुछ लोग एजेड पर्सन को देखा होगा, जब वो चलते हैं तो उनके अंदर जैसे थोड़ी सी आवाजें ज्वाइंट में आती हैं, तो एक्चुअली वो कार्टिलेज हार्ड हो जाता है और महसूस होता है कि यानी जैसे थोड़ी सी ऐसी आवाज है तो आप महसूस करेंगे दोनों पार्ट जैसे टच हो रहे हैं, तो इस वजह से जैसे रबरी मटेरियल और टच हो रहा है इस तरह से होता है, बिकॉज कार्टिलेज उस वक्त हार्ड हो जाता है। रिजल्ट क्या होगी, रिजल्ट होगी ऐसे ज्वाइंट स्टिफ हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे और पर्सन जो मूव नहीं करेंगे। क्रिपल्ड, क्रिपल्ड की मीनिंग डिसेबल, ऐसा पर्सन देन जो डिसेबल हो जाएगा।
देन इसी को किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सपोर्ट की मीनिंग या व्हील चेयर है या जो छड़ी वगैरह है या किसी पर्सन की सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से होता है। ट्रीटमेंट क्या है? रिप्लेसमेंट बाय आर्टिफिशियल जॉइंट्स। ये सर्जरी के जरिए होता है। आजकल जैसे पाकिस्तान में जैसे मौजूद है, जैसे नी ज्वाइंट होते हैं तो उनकी जगह पे जैसे आर्टिकुलर कार्टिलेज तो बिल्कुल डैमेज हो चुका है, उसी जगह पे उसकी साइज के शेप के जो है रबरी जो कैप्स होती है वो लगाते हैं दोनों जगहों पे। और ये जो इलाज आजकल है। और भी है बराबर। रबर एंड प्लास्टिक आर्टिफिशियल जॉइंट्स लगाते हैं ताकि लाइक इनकी जो है मसले जो मेन जो है उनमें चलने का जो मसला होता है एटलीस्ट वो हल हो जाए। बिकॉज नी रीजन सबसे ज्यादा मुतासर होता है और जो है हिप जॉइंट, क्योंकि बॉडी का सारा वजन भी इसी पे होता है, तो चलने फिरने में दुश्वारी के हवाले से देखा जाए तो हिप एंड नी जॉइंट्स होते हैं। पर्टिकुलरली इनकी रिप्लेसमेंट इस रबर या प्लास्टिक की कैसे सर्जरी के जरिए की जा सकती है। नेक्स्ट एक डिसऑर्डर है कैल्शियम हार्मोनल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, बिकॉज हार्मोनल मेटाबॉलिज्म डाइट में भी हो सकता है। और मुख्तलिफ रीजन है इसका, कोई जैसे हम पर्टिकुलर कहेंगे ये रीजन है, तो कई डिसऑर्डर जैसे एजिंग रिलेटेड कई डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें। वन ऑफ देम कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, हार्मोन के डिसबैलेंस जिसकी वजह से इवन किडनी स्टोन भी जैसे हो रहे हैं डाइट की वजह से हो रहे हैं। काफी सारे मेडिकल रीजंस होते हैं कि भाई ऐसा क्यों होता है। और आखिर में जब एजिंग है तो एजिंग में सब कुछ होता है। एजिंग में सब कुछ है। यंग एज में तो कैल्शियम तो डिपॉजिट नहीं होती है। यंग एज होती है तो उसमें तो कार्टिलेज में कैल्शियम तो डिपॉजिट नहीं होती। कब होती है? जाहिर है जब अबव 40 आते हैं तो ही होता है। दिस इज कॉल्ड एजिंग। उसमें सब चीजें होंगी। अब नेक्स्ट है सीआरटी का, जिसे आमतौर पे उर्दू जुबान में जिसे कहते हैं अर्क निसा का दर्द, सीआरटी का। जैसे आपने देखा है कि जो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है या बैकबोन है, तो उसमें उसका मेन काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना होता है किसको? स्पाइनल कार्ड को। और वहां से क्या निकलती है? स्पाइनल नर्व्स निकलती है। स्पाइनल नर्व्स के काफी सारे जो ब्रांचेस होते हैं, जैसे आप देखिए ब्रांचेस हैं, आगे चल के एक सिंगल जो है नर्व बन रही है। काफी सारी ब्रांचेस है, वेरियस रीजन से निकलती है, नेटवर्क है, पर आगे जाके एक सिंगल नर्व निकलती है। ये सिंगल नर्व है, इसका नेम है सियाटिक नर्व। सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई? इसकी ओरिजिन है इसी स्पाइनल कार्ड से हुई है। कहाँ कहाँ की सेक्शन है उनकी, उनसे ब्रांचेस जैसे निकल रही है। जैसे एक लंबर रीजन से भी नर्व्स निकलती है, सेक्रल रीजन से भी नर्व्स निकलती है। पर ये आगे चल के क्या होगा? आगे चल के आगे फ्यूज होंगी एक बहुत ही बड़ी नर्व, पूरी इंटायर लेग के अंदर यही नर्व मैसेज लेके जाती है या वहां से मैसेजेस वापस आते हैं। तो इस नर्व का जो पूरे इंटायर लेग के अंदर जाती है, इसका नेम है सियाटिक नर्व। अगर इसकी कोई ब्रांच है, जैसे अगर यहाँ पे डिस्क स्लिप हो या इंजरी हो, तो ये पार्ट अगर डैमेज होगा, प्रेस होगा, तो उसका यकीनन इफेक्ट इस पे होगा, पूरी नर्व पे होगा। अगर ये पार्ट कोई भी इसकी ब्रांच है, अगर उसमें प्रेसिंग हो, डिस्क स्लिप हो या इंजरी हो, तो रिजल्ट ये होगी कि ये नर्व भी डैमेज हो जाएगी। फिर क्या होगा कि एक शदीद किस्म का इंटायर लेग के अंदर पेन होगा और ऐसा पर्सन देन घूम फिरने की सलाहियत उसमें खत्म हो जाती है। पर्सन बिकम्स इमोबाइल। इमोबाइल की मीनिंग है मूव नहीं करता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सीआरटी का। इसका कोई जैसे इलाज भी नहीं है। डायरेक्टली पेन किलर तो लेते रहते हैं ताकि पेन का एहसास कम हो। अदरवाइज जैसे आपने आपको पता है कि एरर कहाँ पे हुआ? एरर तो इस जगह पे हुआ जहाँ से ये नर्व जो प्रेस हो रहे हैं, उसका इलाज तो सर्जरी होता है। सर्जरी पहले डिस्कस किया। तो बहरहाल ये जो इस तरह से यहाँ पे भी अगर डिस्क इसे कहते हैं प्लेक्सस कहते हैं, नर्व प्लेक्सस। प्लेक्सस का मतलब होता है काफी सारी ब्रांचेस का नेटवर्क जो होता है उसे हम कहते हैं प्लेक्सस कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लेक्सस कहते हैं। एक सैक्रल प्लेक्सस होता है, दूसरा होता है लंबर प्लेक्सस। आगे और भी है, पर ये आखिर में जैसे दो प्लेक्सस होते हैं, इनकी ब्रांचेस देन मिलके इन्होंने क्या बनाया? मिलके इन्होंने सियाटिक प्लेक्सस और सियाटिक नर्व जो बनाई है। अब क्या होगा अगर इसकी प्रेसिंग एक तो डिस्क स्लिप की वजह से होगी, दूसरी एक और भी पॉइंट जैसे मसल होती है हमारी जो इस हिप रीजन के अंदर जो मसल्स होती है, एक खास किस्म की मसल है जिसका नेम है पायरीफॉर्मिस मसल। पायरीफॉर्मिस मसल, पायरीफॉर्मिस मसल अगर इसी नर्व को अगर प्रेस करेंगे, अगर मसल डैमेज हो जाए, जैसे नीचे देखिए स्केलेटन है, बीच में क्या आ जाती है? नर्व आ जाती है। ऊपर क्या है? मसल है। अगर वो मसल डैमेज होती है, उसकी कोई
पॉइंट वगैरह, तो इन्हीं नर्व्स को ये जो प्रेस करती रहेगी, और इसकी वजह से भी जैसे सियाटिका हो सकती है, अर्कुनिसा हो सकती है। तो इसमें काफी सारे रीजन हम देखते हैं कि सीवियर पेन इन द हाइंड लिम्स which occurs when the nerve of the sciatic plexus is being pressed। nerve कोई भी नर्व अगर प्रेस हो रही है, ठीक है, अगर इस सेक्शन की नर्व प्रेस हो रही है, इस सेक्शन की नर्व प्रेस हो रही है, कोई भी अगर नर्व एक ब्रांच उसकी जो है प्रेस हो रही है, तो उसकी वजह से सीवियर पेन होगा। रीजन क्या हो सकते हैं? एक डिस्क सिल्क भी हो सकता है, इन लोअर एब्डोमेन में कौन सा, जैसे लंबर है, सेक्रल रीजन है, उसके अंदर कोई डिस्क सिल्क हो। इसी तरह से ट्रॉमा की मीनिंग है इंजरी, कोई एक हादसा किसी अनलकी पर्सन के साथ हुआ है तो ये डैमेज हो सकते हैं, या डैमेज टू द ब्रांच ऑफ द सियाटिक नर्व। तो देखिए इसमें सियाटिक नर्व की ब्रांचेस कई है, अगर डायरेक्टली नर्व भी डैमेज हो जाए, डायरेक्टली नर्व भी डैमेज, तब भी जैसे सियाटिक, ठीक है। तो ये मुख्य रीजन है, डिस्क सिल्क भी हो सकता है, ट्रॉमा भी हो सकता है, या डैमेज टू सियाटिक नर्व उसकी किसी ब्रांच का। फिर क्या होगा? लेग के अंदर सीवियर पेनफुल एंड वर्चुअली इमोबाइल, रिकवरी इज वेरी स्लो एंड ऑफन नॉट कंप्लीट और इनकम्प्लीट होगी नहीं रिकवरी। पायरिफॉर्मिस मसल को देखते हैं वो किस तरह से पायरिफॉर्मिस मसल जो है वो प्रेस करती है, जैसे अभी हमने नोट किया था, ये मसल्स है, जैसे हमें बैठते हैं, ठीक है, जो ये पेल्विस रीजन, हिप रीजन में, तो ये जो है इस मसल का नेम होता है पायरिफॉर्मिस मसल, और ये नर्व है येलो कलर के पास हो रही वो कौन सी? सियाटिक नर्व। अब उसको ये जो अगर ये मसल अगर डैमेज हो जाए तो ये भी इसको प्रेस करती है, और इस वजह से भी पर्सन में एबिलिटी नहीं होती है कि वो मूव करे, ठीक है। उस वजह से इंटायर लेग के अंदर जो सीवियर किस्म का पेन होता है, दिस इज कॉल्ड सियाटिका। इसे सियाटिका आखिरी एक फीचर है ब्रोकन बोन, फ्रैक्चर्ड बोन और ब्रोकन बोन, फ्रैक्चर्ड बोन और ब्रोकन बोन। कंटिन्यू टाइम नहीं आएगा, हाँ ये चीज हो गया उसको
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने बायोमेटलिक स्ट्रिप के बारे में डिस्कस किया था कि बायोमेट्रिक स्ट्रिप क्या होती है या बायोमेट्रिक स्ट्रिप को हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं बेटा। कल हमने ये बात डिस्कस की थी कि बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो होती है वो दो मेटल्स की बनी होती है। उसमें जो दोनों मेटल्स होते हैं उन दोनों के अल्फा जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और अल्फा डिफरेंट होने की वजह से उसकी एक साइड में एक्सपेंशन ज्यादा आती है और दूसरी साइड पे एक्सपेंशन कम आती है, और नतीजा ये निकलता है कि उस स्ट्रिप के अंदर बेंडिंग आ जाती है, और वो स्ट्रिप जो बेंड खाती है वो हमेशा उस साइड पे खाती है जिस साइड का अल्फा कम होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था बेटा। आज हम डिस्कस करते हैं बेटा बायोमेट्रिक थर्मोस्टेट।